जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे भरोसा आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक्स को लेकर आया हूं जो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सामान्य विज्ञान का टॉपिक है प्रकाश। पहले हम सामान्य विज्ञान की धारणा को थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर सामान्य विज्ञान विज्ञान तो हम पढ़ लेंगे, हमने तो एमएससी किया है सर फिजिक्स से। जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर विज्ञान तो हमें समझ नहीं आता। आप दोनों को मैं एक सजेशन देता हूं कि सामान्य विज्ञान विज्ञान से डिफरेंट है, और आर्ट साइड वालों को एक सजेशन देता हूं कि आप निसंकोच होकर मेरी क्लास में बैठिए, क्लास को ध्यान से सुनिए और समझिए। मुझे भरोसा है जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके समझ में आएगा, और आपके समझ में आने के साथ साथ आपके एग्जाम में भी वही आएगा। अब मैं आपको प्रकाश के बारे में बताऊंगा, तो प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वही आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल भी वही आएंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपकी ये धारणा मैंने पहले ही खंडित कर दी है। आर्ट साइड वाले ये ना सोचे कि हमारी समझ नहीं आएगा, मुझे पूरा भरोसा आपकी समझ आएगा, 100% समझ आएगा। और साइंस वाले ये सोच कर ना बैठे कि हमारा तो साइंस है, हमारा तो हो ही जाएगा, हम क्लास नहीं लेंगे या स्किप कर देंगे। तो विज्ञान एक अलग है और सामान्य विज्ञान एक अलग है। तो दोनों, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है और जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं रहा है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हम भौतिकी के एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, प्रकाश। तो प्रकाश को हम बताने से पहले, व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश क्या है, ये सारी चीजें बताने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स आपको दे देते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। यदि इन पॉइंट्सों के बारे में पता है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो आपको फिर इजीली हो जाएगा पढ़ना क्या है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो ये है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है यानी आपको खुद पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या है, यानी व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। ये क्वेश्चंस काफी बार मैंने देखा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है। दूसरा आपका यह है कि प्रकाश जो है इसकी प्रकृति कैसी है, प्रकाश की जो है इसकी प्रकृति कैसी है। फिर तीसरा टॉपिक दोस्त है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्त आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल कैसी है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने देखे होंगे मित्र, ये मैंने 8-9 टॉपिक आपके सामने डाले हैं। आपको यही नहीं है, इनसे अलग और भी बहुत कुछ है। वो सारी चीजें आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर देता हूं कि यदि आप सामान्य विज्ञान का टॉपिक प्रकाश पढ़ते हैं तो प्रकाश से संबंधित वो 20 बिंदु कौन से हैं जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो टॉपिक मैंने आज आपका वो लिया है जो देश में सरकारी नौकरी के लिए जो भी पेपर होते हैं वो सभी पेपर के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रकाश क्या है,
प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। ये आपको 8 टॉपिक पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 9, 10, 11। तो दोस्त आपको पढ़ने से पहले उस टॉपिक में पढ़ना क्या है ये बहुत जरूरी हो जाता है। आप यदि प्रकाश पढ़ रहे हैं, यदि लाइट पढ़ रहे हैं, तो किसी भी बुक्स को सही और गलत ठहराने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुक सही है तो क्यों है, क्या उसमें ये 20 बिंदु हैं तो सही है, और यदि उसमें ये 20 बिंदु नहीं है तो वो बुक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। फिर आपको दूसरी बुक की सर्च करना है कि कौन सी ऐसी बुक है जिसमें ये है। तो प्रकाश के विवर्तन को लेकर चले थे। नेक्स्ट हमको करना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ये क्या है आपको पता होना चाहिए। फिर प्रकाश का ध्रुवन, नेक्स्ट प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का ध्रुवन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्त। नेक्स्ट प्रकाश का प्रकीर्ण। तो यदि आपको इन चीजों के बारे में पता है तो आप समझ पाएंगे किताबों को पढ़कर कि कौन किताब अच्छी है, कौन किताब खराब है, यानी कौन किताब में ये सब टॉपिक्स नहीं है। नेक्स्ट आपको लेंस एवं दर्पण के बारे में पढ़ना है। लेंस एवं दर्पण के बारे में पढ़ना है। लेंस आपको सूक्ष्म दर्शी, नेक्स्ट दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, और आपको रंग, यानी दोस्त आपको प्रकाश के रंग के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रकाश के रंग, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि मैं पूछूं कि प्रकाश किस रंग का है, आप सब बताएंगे कि प्रकाश सफेद है, प्रकाश वाइट है। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। प्रकाश सफेद नहीं है, प्रकाश वाइट नहीं है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश के रंग जो है वो कैसे हैं। और हमें कोई भी वस्तु, हमें लाल वस्तु लाल ही दिखाई देती है, उसके पीछे का कारण क्या है। ब्लैक वस्तु ब्लैक ही दिखाई देती है, उसके पीछे का कारण क्या है। ब्लू वस्तु ब्लू ही दिखाई देती है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इन कारणों को स्पष्टीकरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर देन हमको लेना है कि इनसे संबंधित प्रकाश से संबंधित मुख्य रोग, यानी प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य बीमारियां भी हैं, कुछ मुख्य रोग हैं जो प्रकाश से संबंधित होते हैं, वो हमको जरूर पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्त हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो प्रकाश है, मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं। जो प्रकाश है दोस्त, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक पॉइंट आपका और बचा है, उसको मैं बता देता हूं, 1-2 पॉइंट जो बच रहे हैं। प्रकाश के स्रोत के साथ आपको, यानी इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। मुझे अभी भी क्वेश्चंस याद है कि 2020 या 21 में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस पूछा गया कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए दिया गया था। तो जो आइंस्टीन महोदय जी हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार किस बात के लिए दिया गया, तो ये क्वेश्चंस प्रकाश से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने वैज्ञानिक न्यूटन का नाम सुना होगा, हाइगेंस का नाम सुना होगा, जिसने काफी सारी थ्योरियां दी हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो वो सभी चीजें यहाँ निकल कर आएंगी। तो ये जो मैंने आपको बताया है मित्र, आपको ये यहाँ, क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक से संबंधित मुख्य बिंदु पता होने चाहिए। तब तक आपको पढ़ना क्या है यही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे।
तो दोस्त आपको जरूरी है कि किसी भी टॉपिक से पहले उस टॉपिक्स के की पॉइंट, उस टॉपिक्स के जो बिंदु हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे मैंने लगभग 20 बिंदु आपको प्रकाश अर्थात लाइट में दिए, इन बिंदुओं को आपको पढ़ना है और इन्हीं बिंदु से आप कोई भी एग्जाम में बैठना, वो एपीओ का एग्जाम हो, वो भारत के किसी भी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम हो, या वो अन्य यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपको इन 20 टॉपिक्स के बारे में, 19-20 टॉपिक्स के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रकृति कैसी है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या है, प्रकाश की चाल कैसी है, प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, देन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का ध्रुवन क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, लेंस एवं दर्पण, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं और प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, द्वितीय कलर कौन से होते हैं, तृतीय कलर कौन से होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। और प्रकाश से संबंधित रोग, ऐसे कौन से रोग हैं, यदि हम प्रकाश में चले जाते हैं तो हम रोग यानी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। और प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तथ्य का मतलब है कि प्रकाश से संबंधित ऐसी कौन कौन सी थ्योरी रही हैं जो विश्व के भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं और उन्होंने प्रकाश से संबंधित इसके बारे में चर्चाएं भी की है। इसमें आपको एक टॉपिक जोड़ना है, यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र एक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सीधा प्रकाश से संबंध रखता है। तो ये 20 टॉपिक जो लगभग मैंने आपको दिए, ये इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको लेकर चलना है। तो दोस्त, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मैं आपको फिर रिपीट करा देता हूं, तो प्रकाश क्या है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि प्रकाश क्या है। तो दोस्त, आपको आज पता चलेगा कि प्रकाश क्या है। ये चीजें क्लियर हैं, आपको हम बता रहे हैं कि प्रकाश क्या है। यही क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मित्र, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्त? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा में किस रूप में मिलती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो प्रकाश से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऊर्जा कैसी है? ये EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। और दोस्त, आपको यही साथ के साथ समझना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है, इसको गमन करने के लिए अर्थात इसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, अर्थात मीडियम की जरूरत नहीं होती। प्रकाश जो है वो किसी भी माध्यम में चलने के लिए तैयार है। प्रकाश कोई भी माध्यम हो, प्रकाश प्रत्येक माध्यम में चलता है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती। जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में प्राप्त होता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्त, ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको समाप्त किया जा सकता है। जो सूर्य से प्राप्त हमें ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में हो रही है, ना तो इस ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना इस ऊर्जा को घटाया जा सकता है, अर्थात यह ऊर्जा निरंतर बनी रहती है। तो आपको समझना है कि कोई पूछे प्रकाश क्या है तो आपको बोलना है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे न बनाया जा सकता है और न ही समाप्त किया जाता है। और यह ऊर्जा हमें विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है।
तो आपको पता चल गया कि प्रकाश क्या है। दोस्त आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकाश की प्रकृति, दोस्त हम प्रकाश की प्रकृति को लेकर बात कर रहे हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो ये आपको बहुत जरूरी है कि देखो प्रकाश की यदि मैं बात करूं तो प्रकाश वेव्स के रूप में चलता है। ये बात आपको पता चल गया कि प्रकाश वेव्स के रूप में चलता है, यानी प्रकाश किसके रूप में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये बातें क्लियर हैं। तो दोस्त प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। प्रकाश किस रूप में चलता है, प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है। तो मित्रों आपको पता होना चाहिए जब ये दो रूप में चलता है तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है दोस्त, तो प्रकाश की प्रकृति है दोहरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पूछा था प्रकाश की प्रकृति कैसी है, एकहरी, दोहरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शंस बने हुए थे। तो डायरेक्ट आपको पता चला कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी गमन करता है और प्रकाश कणों के रूप में भी गमन करता है। तो तरंग और कण दोनों के रूप में गमन करता है। तो मित्र प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी है। अब इन कणों को क्या बोलते हैं, इन कण, ये बहुत महीन कण होते हैं, ये अति सूक्ष्म कण होते हैं। ये आपको बहुत बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे बट ये इतने बड़े कण नहीं होते हैं। बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन कणों को नहीं देखा जा सकता। ये अति महीन कण होते हैं और इन कणों को एक नाम दिया जाता है यानी फोटोन। तो फोटोन क्या है, तो फोटोन एक प्रकार का प्रकाश ही है, क्योंकि प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और प्रकाश वेव्स के रूप में भी चलता है। जब प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणों को फोटोन कहा जाता है, तो फोटोन इज कॉल्ड लाइट। ये चीज क्लियर हो गई। तो दो टॉपिक्स आपके मित्र क्लियर हुए हैं। आपको पता चला कि प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना बनाया जा सकता है ना समाप्त किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये हमारी जो ऊर्जा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में हमें प्राप्त होती है। और विद्युत चुंबकीय विकिरण को गमन करने के लिए अर्थात उसको संचरण करने के लिए अर्थात उसको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मित्र हम क्या लेकर चल रहे थे, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो आपको बिल्कुल सिंपल याद रखना है कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी है। प्रकाश कण के रूप में भी चलता है, प्रकाश वेव्स के रूप में भी चलता है, तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी है। और जो कणों के रूप में कहा जाता है इन्हें क्या बोलते हैं, फोटोन। कणों को क्या कहा जाता है, फोटोन। तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिए मित्र, हमने आपका इंडेक्स बनाया था प्रकाश क्या है। फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हुआ, प्रकाश की प्रकृति कैसी है। सेकंड टॉपिक आपका क्लियर हुआ। थर्ड टॉपिक है दोस्त प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो हम थर्ड टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, यानी प्रकाश का स्पेक्ट्रम। यदि मैं प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ये क्या है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम। यदि मित्र हम प्रकाश के स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम का एक बहुत सूक्ष्म भाग है विजिबल। तो आपको यह पता होना चाहिए कि विजिबल क्या है। तो मैं विजिबल की बात कर रहा हूं मित्र कि विजिबल प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने कलर्स होते हैं, तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में 7 कलर होते हैं। तो ये जो 7 कलर होते हैं तो ये विबग्योर की स्थिति होती है, VIBGYOR। तो प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो मित्र कलर होते हैं वो कितने कलर होते हैं, तो 7 कलर होते हैं। तो V4 में बात कर रहा हूं
प्रकाश की यदि स्पेक्ट्रम की हम बात करें तो इसमें 7 कलर होते हैं, यानी R फॉर रेड। तो यहां प्रकाश का कौन सा कलर होता है? एक कलर होता है प्रकाश का रेड। ये चीजें क्लियर हुआ। नेक्स्ट यदि हम बात करें O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज कलर होता है, तो ये कौन सा कलर हो गया आपका? ऑरेंज। नेक्स्ट मित्र कौन सा कलर होता है? Y फॉर येलो माने पीला, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा कलर हुआ? यानी पीला कलर हो गया। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें तो G फॉर कौन सा होता है? ग्रीन, ग्रीन माने हरा, ये हमारा हरा कलर हो गया। नेक्स्ट मित्र यदि हम बात करें B फॉर ब्लू माने नीला, तो ये कौन सा कलर हो गया हमारा? ये नीला कलर हो गया। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं तो I फॉर इंडिगो, इंडिगो माने कौन सा कलर होता है? आसमानी कलर होता है, तो ये कौन सा कलर हो गया हमारा? आसमानी कलर होगा। और वायलेट माने कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। सर इसमें कलर नहीं आ रहा, तो ये कौन सा कलर हो गया हमारा? लाइक दैट बैंगनी कलर हो गया। तो दोस्त आपको समझना है, ये मैं जो आपके लिए लिया हूं आप इसको एक बार गौर से समझिए। मित्र मैं इस कलर की बात कर रहा हूं, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये कलर जो मैंने बनाए हैं ये आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे वो मैं साथ के साथ आपको बता के चल रहा हूं। आपको पी और पेन साथ लेकर बैठें और नोट डाउन साथ के साथ करते रहें, और आपको मैं स्क्रीनशॉट का भी मौका दूंगा अंत में, साथ के साथ स्लाइड में चेंज करता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो ये जो कलर है, तो यहां से आपका क्वेश्चंस पहला तो यही बन गया मित्र मेरे कि प्रकाश में कितने रंग हैं? तो दोस्त प्रकाश में 7 रंग है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से हैं? तो विबग्योर, VIBGYOR, तो ये चीज क्लियर हुआ कि प्रकाश सफेद नहीं है, तो प्रकाश सफेद नहीं है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश में कितने रंग हैं? प्रकाश में 7 रंग हैं, और प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये बनेगा कि जो प्रकाश के कलर हैं उनके किनारों का रंग कैसा है? तो आपको यहां साथ के साथ पता होना चाहिए मित्र कि इनके किनारों का रंग कैसा है। इधर आपको देख के पता चल रहा होगा कि रंग कौन सा है, इधर यहां पता चल रहा होगा कि कलर कौन सा है। यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा तो दोस्त इधर आपको नजर आ रहा होगा कि रेड कलर है, और इधर नजर आ रहा होगा कि वायलेट है। तो प्रकाश में जो किनारों का रंग है वो कौन से किनारों के रंग है आपको पता चल गया। और स्पेक्ट्रम के मध्य का रंग कौन सा होता है तो ये आपको पता चल गया। देखो मित्र, हम 3 कलर इधर से कट कर देते हैं और 3 इधर से कट कर देते हैं, तो बीच वाला निकल कर आ जाएगा कि प्रकाश के मध्य में कौन सा रंग होता है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये बार बार अध्ययन करने के पश्चात मुझे पता चला कि भिन्न भिन्न एग्जामों में अर्थात जुडिशरी में मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। तो प्रकाश के मध्य का कलर कैसा है? तो ग्रीन है। प्रकाश के किनारों का कलर कैसा है? तो रेड और वायलेट है। ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और प्रकाश में कितने कलर होते हैं? तो प्रकाश में 7 कलर होते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब मित्र क्वेश्चन मेरा है कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम। अब क्वेश्चन ये है कि इंद्रधनुष में भी 7 ही कलर होते हैं। इंद्रधनुष में क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो इंद्रधनुष में भी 7 ही कलर होते हैं, और ये सेम कलर इंद्रधनुष में होते हैं। और इंद्रधनुष को मित्र हम नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि आसमान ऊपर की ओर प्रतीत होता है, आसमान हमारे ऊपर नहीं है बल्कि प्रतीत होता है। जब आसमान ऊपर की ओर प्रतीत होएगा तो ये कलर जो हैं ये भी ऊपर की ओर प्रतीत होंगे। तो अभी पिछले कुछ वर्षों पहले क्वेश्चंस एग्जाम में आया था, जब इंद्रधनुष को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जब इंद्रधनुष को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो प्रारंभ कलर है, नीचे का कलर है वो कौन सा होता है? तो वो रेड होता है।
और जो ऊपर वाला कलर होता है वो कौन सा है, वायलेट होता है। और इंद्रधनुष के मध्य का कलर कौन सा होता है मित्र, आपको पता चल गया होगा, मध्य में ग्रीन है, तो इंद्रधनुष के मध्य का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इंद्रधनुष के मध्य का कलर ग्रीन होता है और इंद्रधनुष के नीचे का कलर रेड होता है, सबसे ऊपर का कलर वायलेट होता है। अब ये जानकारी आपको मिली है, लेकिन स्पेक्ट्रम में मुझे जो एक जानकारी आपको बहुत गहरी देनी है और आपको बताना है कि आप सर्च कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। यदि आपकी रिसर्च सफल हो जाती है, मुझे पूरा भरोसा है आप नोबेल प्राइज के हकदार हो जाएंगे। जिस बात के लिए बार बार एक व्यक्ति को गलत ठहराया जाता है और वो है नहीं, मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखकर चलें कि जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का स्पेक्ट्रम, इसका एक सूक्ष्म एक छोटा भाग है विजिबल। विजिबल को जब हम देखते हैं तो इसमें 7 कलर नजर आते हैं। किनारों के कलर आपको पता चला, मिडिल के कलर आपको पता चला। अब यहां जो मुझे बताना था रिसर्च के लिए, उससे पहले मैं एक चीज बताते हो, आई फॉर इंडिगो, इंडिगा फेरा टिंक्टोरिया, ये आपने मुझे भरोसा है पहली बार ही सुना होगा। आप जानते हैं इस चीज को, हिंदी में बखूबी बिहार वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे भी मोस्टली जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, व्हाट इज इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया। तो इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया क्या है। आपने देखा होगा कि ब्रिटिश वाले भारत में आए और उन्होंने नील की खेती प्रारंभ की, उन्होंने नील की खेती प्रारंभ की, और जो नील की खेती है कुछ मिलती जुलती इंडिगो कलर यानी आसमान के कलर से थी। अर्थात यदि आप अपनी व्हाइट शर्ट में या किसी भी व्हाइट वस्त्र में नील लगा देते हो या उसे नील में डुबाकर फिर सुखाते हो, तो उसका कलर आसमानी जैसा हो जाता है। तो इसीलिए नील की खेती को इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया कहा जाता है। अंग्रेजों ने भारत में जो नील की खेती की, और नील की खेती के लिए महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण का रुख किया। अर्थात गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, और ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। तो चंपारण आंदोलन जो था वो अंग्रेजों की जो नील के प्रति दमनकारी नीति है उसके खिलाफ में ही था। तो अंग्रेज लोग इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया अर्थात उन्होंने यानी नील की खेती पर अपनी मोनोपोली बना रखी थी। तो इसी मोनोपोली को समाप्त करने के लिए और भारत की जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए 1917 में गांधी जी यानी राजकुमार शुक्ल के कहने के बाद बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं, अर्थात बिहार के चंपारण क्षेत्र में जाते हैं। वैसे तो आज बिहार में 2 जिले हो गए हैं, ईस्ट और वेस्ट चंपारण। लेकिन हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम बता रहे थे, आप यहां ध्यान दीजिए मित्र, यदि बात करें हम विबग्योर की, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, VIBGYOR। दोस्त ये जो विबग्योर की स्थिति है, आपको इस विबग्योर की स्थिति में पता होना चाहिए कि वायलेट माने कलर होता है बैंगनी। वायलेट को क्या कहा जाता है, बैंगनी। तो क्वेश्चंस ये एग्जाम में आया है कि बैंगनी से परे क्या है, तो बैंगनी से परे, तो बैंगनी से परे क्या है, पराबैंगनी, पराबैंगनी। तो बैंगनी से परे कौन सी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं। यही क्वेश्चंस एसडीटी एग्जाम में रखा हुआ था कि बैंगनी से परे कौन सी किरणें होती हैं, तो बैंगनी से परे पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिनको यूवी किरणें कहा जाता है, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेसेस कहा जाता है। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और लाल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त, यानी रक्त। लाल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है रक्त, और नीचे के लिए जो शब्द आता है वो आओ। तो जो लाल से परे, लाल से परे कौन सा, यानी बैंगनी से परे पराबैंगनी, तो नीचे के लिए, लाल से नीचे के लिए आओ का इस्तेमाल करते हैं, और लाल के लिए
रक्त का इस्तेमाल करते हैं। तो अवरक्त किरणें, ये चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि रेड से नीचे कौन सी किरणें हैं, तो अवरक्त किरणें हैं, और बैंगनी से परे कौन सी किरणें हैं, तो पराबैंगनी किरणें हैं। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 7-8 मंथ पहले, उस एग्जाम में क्वेश्चन था कि पराबैंगनी से परे, यानी पराबैंगनी से परे। इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि पराबैंगनी के बाद कौन कौन सी रेसेस हैं, कौन कौन सी वेव्स हैं, कौन सी किरणें हैं जो पराबैंगनी से परे आती हैं। आपने सुना होगा दोस्त नाम अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा, ये किरणों का नाम सुना होगा। तो देखो, वायलेट बैंगनी से परे पराबैंगनी, और पराबैंगनी से परे अल्फा, बीटा, गामा किरणें आती हैं। और अल्फा, बीटा, गामा से परे क्या है, तो कॉस्मिक किरणें आ जाती हैं, कॉस्मिक किरणें। तो इनसे परे कौन सी किरणें आ जाती हैं मित्र, आपको पता होना चाहिए कि कॉस्मिक किरणें आ जाती हैं। अब इधर की ओर चलते हैं। देखो, लाल से नीचे कौन सी किरणें हैं, तो अवरक्त किरणें हैं। और अवरक्त नीचे से कौन सी हैं, यानी एफएम रेडियो का आपने नाम सुना होगा, एफएम किरणें हैं। और कौन सी किरणें हैं, एएम किरणें। इस तरीके से ये क्रम नीचे की ओर चलता रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, वायलेट से परे पराबैंगनी, पराबैंगनी से परे अल्फा, बीटा, गामा, उनसे परे कॉस्मिक किरणें, और रेड से नीचे अवरक्त, अवरक्त से नीचे यानी एफएम का आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा कि एफएम रेडियो, हम बोल रहे हैं एफएम रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज से। तो ये जो रेडियो की तरंगे हैं, एफएम रेडियो तरंगे हैं, एएम रेडियो तरंगे हैं, ये अवरक्त के नीचे की तरंगे। अब क्वेश्चन दोस्त ये है, जो पराबैंगनी किरणें हैं ये कौन सा प्रभाव रखती हैं, तो ये आयनकारी प्रभाव रखती हैं, आयनकारी प्रभाव। तो इनके पास में क्या है, इनके पास में आयन होते हैं। तो ये किरणें आयनकारी प्रभाव रखती हैं। कौन सी किरणें, पराबैंगनी किरणें कौन सा प्रभाव रखती हैं, आयनकारी प्रभाव। और मित्र, ये जो किरणें हैं हमारी, कौन सी किरणें, यानी अवरक्त, ये जो प्रभाव रखती हैं ये उष्मीय प्रभाव रखती हैं, उष्मीय प्रभाव। तो दोस्त, ये चीज आपके बहुत क्लैरिटी से क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पराबैंगनी किरणें आयनकारी प्रभाव रखती हैं और अवरक्त किरणें जो हैं वो उष्मीय प्रभाव रखती हैं। तो आपको यहां पर समझना है, ये पराबैंगनी किरणें आयनकारी प्रभाव रखती हैं, तो इनके पास कौन सा प्रभाव नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इनके पास कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। तो पराबैंगनी किरणों के पास ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता और अवरक्त किरणों के पास यानी आयनकारी प्रभाव नहीं होता, आयनकारी प्रभाव। तो मित्र, मैं बात कर रहा हूं यहां से कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी किरणें हैं जो ऊष्मीय प्रभाव को नहीं रखती। तो जो पराबैंगनी किरणें हैं ये ऊष्मीय प्रभाव नहीं रखती, यानी इनके पास में ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता है और इनके पास में आयनकारी प्रभाव नहीं होता है। तो इनके पास में होता क्या है, ये ऊष्मीय प्रभाव रखती हैं, कौन सी, अवरक्त किरणें, और ये आयनकारी प्रभाव रखती हैं। ये बात क्लियर हो गया। तो अब हम मित्र अपने टॉपिक पे आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से वह कौन सी तरंगे हैं जो ऊष्मीय प्रभाव रखती हैं, तो अवरक्त तरंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी तरंगे हैं जो आयनकारी प्रभाव रखती हैं, तो पराबैंगनी तरंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सी तरंगे हैं जो आयनकारी प्रभाव नहीं रखती हैं, तो अवरक्त तरंगे। वह कौन सी तरंगे हैं जो उसमें प्रभाव नहीं रखती हैं, तो ये हमारी बैंगनी से परे पराबैंगनी तरंगे। अब यहां समझने वाला क्वेश्चन है, ये जो उष्मीय तरंगे अवरक्त किरणें हैं उसमें प्रभाव रखती हैं दोस्त, ये
यानी भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन अर्थात ग्रीन हाउस गैस, ये भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेदार होती है। तो जो भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है, जो पृथ्वी की सतह का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन। उसके पीछे का कारण क्या है? यानी ऊष्मीय प्रभाव। और ऊष्मीय प्रभाव कौन सी किरणें रखती हैं? अवरक्त किरणें। तो पृथ्वी पे बढ़ते हुए तापमान, पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापमान के लिए कौन सी तरंगें जिम्मेदार हैं? अवरक्त किरणें। क्योंकि अवरक्त किरणें अर्थात आईआर किरणें, क्योंकि ये क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि इनके पास में ऊष्मीय प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ओजोन परत का छिद्र लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी किताब बेटा आपको इस प्रकार से बताती होंगी और उसके लिए पराबैंगनी किरणों को जिम्मेदार ठहराती होंगी। तो उन किताब बनाने वाले मूर्खों को बेटा बताया जाए कि पराबैंगनी किरणों के पास तो उसमें प्रभाव है ही नहीं, पराबैंगनी किरणें तो उसमें प्रभाव रखती ही नहीं। और जब कोई चीज, कोई किरण उसमें प्रभाव नहीं रखेगी तो उसके कारण कैसे ओजोन परत में छिद्र हो सकता है? तो यही तो सर्च करना है, यही खोज करनी है। यदि आप इसकी खोज करते हैं तो मुझे भरोसा है कि आपका नाम एक अच्छे वैज्ञानिक में दर्ज किया जाएगा। और ये किताब छापने वाले और इनसे पैसा कमाने वाले व्यक्तियों ने को पीछे किया जाएगा, क्योंकि किताबों में छपा हुआ है पराबैंगनी किरणों के कारण ऊष्मीय तापमान बढ़ रहा है, अर्थात धरातल का तापमान बढ़ रहा है। अरे इनके पास तो ऊष्मीय प्रभाव ही नहीं होता है। कोई चीज खुद में गर्म नहीं है तो दूसरे को गर्म कैसे कर देगी? सोचो, आप ही बताओ। जब आप गर्म नहीं हो तो किसी दूसरे को गर्म कर दोगे? नहीं ना। तो किसी दूसरे को गर्म करने के लिए अपना आप में हीट का होना बड़ा जरूरी है। तो इनके पास स्वयं में हीट नहीं है, तो ये कैसे इसको गर्म कर सकती है? तो यही जो चीज है, आपको यही चीज तो सर्च करना है, इसी चीज के ऊपर आपको आगे पढ़ना है और वैज्ञानिक भी बनना है कुछ। तो आपको पता चला इनके पास अवरक्त किरणें होती हैं, रेड से नीचे अवरक्त, उनसे नीचे एफएम, फिर एएम। इनके पास उसमें प्रभाव होता है, आयनकारी प्रभाव नहीं होता है। और इनके पास आयनकारी प्रभाव होता है और उसमें प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग किताब छापने वाले डालते हैं कि इनके पास उसमें प्रभाव होता है। और यदि आप अब कहीं किसी भी पुस्तक में पढ़ो तो निश्चित ही उस पुस्तक को वहां से काट देना, उतना पूरा जिसमें लिखा हुआ है कि पराबैंगनी किरणों के पास उसमें प्रभाव होता है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो बेटा आपके कितना टॉपिक कंप्लीट हुआ एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, सेकंड टॉपिक ये कंप्लीट हो गया और थर्ड टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। बेटा आपका जो फोर्थ टॉपिक है वो कौन सा है? यानी प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल के बारे में लेकर बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको प्रकाश की चाल के बारे में पता होना चाहिए। प्रकाश की चाल, बेटा यहां से प्रकाश की चाल से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। और मुझे याद है कि पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि प्रकाश की चाल कितनी है। तो प्रकाश की चाल बेटा जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रकाश की चाल बेटा सर्वाधिक किस में है? निर्वात में। निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा 3 × 8 मीटर पर सेकंड ये है। सब बच्चे इसको रट लेते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में है? निर्वात में है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 × 8 मीटर पर सेकंड। परंतु क्वेश्चन तो यही था कि प्रकाश की चाल कितनी है, लेकिन ऑप्शंस कैसे थे? ध्यान दीजिए,
3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। हम लोग इस चीज को नहीं देखते, एग्जाम में बस रटा हुआ होता है 3 इंटू 8, इसको पढ़ के टिक कर देते हैं, जबकि बेटा ये मीटर में है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर सेकंड में करोगे तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। और हम क्या देखते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं, 3 इंटू 8 10 की पावर को देखते हैं, किसकी पावर में 8 है, और वही बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको किलोमीटर में, मीटर में इस तरीके की चीज चेंज होनी चाहिए, चेंज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बुकों में ये लिखा मिलेगा और एग्जाम में वो आपको चेंज करके ये देगा, तो फिर एक ब्लेंडर मिस्टेक होने का खतरा होता है। तो प्रकाश की जो चाल है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, परंतु इसको यदि किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 3 इंटू 10⁵ ये 5 हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, प्रकाश की चाल के लिए हमको पढ़ना है कि प्रकाश की चाल को ऑप्शंस में वो आपको देगा कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है। तो ध्यान दीजिए, मैं पूछूं प्रकाश की चाल, प्लस का मतलब बेटा सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में, तो आप कोई बोलेगा कि लोहे में है, कोई बोलेगा जल में है, कोई बोलेगा थल में है, कोई बोलेगा पानी में है, कोई बोलेगा हवा में है, और कोई बोलेगा निर्वात में है। तो बेटा इसी तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे। तो बात सही है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है, तो प्रकाश की चाल यदि निर्वात ऑप्शन में है तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है, निर्वात में। प्रकाश की चाल वहां सर्वाधिक होगी जहां बिल्कुल खुला खुला होगा, जहां आसपास दूर तक कुछ नहीं नजर आएगा, बिल्कुल स्पेस होगा, वहां प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। अर्थात माध्यम जितना सघन होता चला जाएगा, मॉलिक्यूल अर्थात जो कण हैं वो जितने पास पास में रहेंगे तो प्रकाश की चाल उतनी धीरे धीरे घटती चली जाएगी, और कण जितने दूरी दूरी पर चलते चले जाएंगे प्रकाश की चाल उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो कोई भी यदि आपका बेवकूफ बनाए, पूछे प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में है, तो आप उसका बेवकूफ बनाओ, बोलो कि बेटा हमें बताओ कि पहले माध्यम क्या है, माध्यम तो दो। आप प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में पूछना चाह रहे हैं, माध्यम बताओ, हम तभी तो बताएं, सघन माध्यम में, विरल माध्यम में, या हवा में, जल में। तो फिर वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ये यहां से आपको तैयार करना है मित्र। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, और जितना कण पास पास में रहेंगे उतनी चाल हमारी घटती रहेगी। सबसे ज्यादा किसमें है, निर्वात में है, फिर हवा में है, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे चलते रहेंगे। आप देखना कि कौन सी चीज भिची भिची है और कौन सी ढीली ढीली है। जैसे कि यदि जीन्स पहनी हुई है, मैं बात करूं, यदि आपने जीन्स पहनी हुई है तो माध्यम आपका भिजा हुआ है, आपको एयर जाने के लिए जगह नहीं है, और यदि आपने ढीले ढीले कपड़े पहने हुए हैं, नाइट कपड़े, तो हवा पूरी जाएगी। तो इसीलिए आपको दोस्त पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में रहेगी, तो वो निर्वात में अर्थात खुले में प्रकाश की चाल सर्वाधिक है, और जितना माध्यम सघन होगा उतनी प्रकाश की चाल कम होती चली जाएगी। तो मित्र पुनः हम पहुंचते हैं अपने टॉपिकों की ओर। तो प्रकाश क्या है आपको पता चल गया, प्रकाश की प्रकृति कैसी है ये भी पता चल गया, प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा है ये भी पता चल गया, अर्थात विजिबल ऑफ लाइट क्या है ये आपको पता चल गया, और प्रकाश की चाल। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलते हैं दोस्त, प्रकाश का विवर्तन। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रकाश का विवर्तन, यदि मैं प्रकाश के विवर्तन की बात करूं, प्रकाश का विवर्तन, तो दोस्त प्रकाश का विवर्तन क्या है आपको कुछ समझना ही नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है, ये बिंदु ऐसा है, ये बिना समझाए आपके समझ में आ जाएगा, और यहां से क्वेश्चंस बार बार आते हैं।
आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी पिलर होंगे, अर्थात आपके गांव में कुछ इस तरीके का पिलर होगा जो आधा जमीन में होगा और कुछ आधा ऊपर होगा। आपने देखा होगा उनके ऊपर इस तरीके से लाइटें टंगी हुई होती हैं। वो किस टाइप में होती हैं, यानी कोनही के टाइप में होती हैं, इस तरीके से। तो वो अंदर से जो ये होता है, यानी कुछ वो इस तरीके से होगी, वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ ये पिलर से बंधी हुई होती है, पिलर से कसी हुई होती है, और यहाँ इस पे लाइट होती है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो बेटा अब आपको समझना है कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। देखो ये अंदर से यदि खाली है, आपने देखा होगा कि गांव में चूल्हा जहां पे रोटी बनती है, आज तो खैर गैस होने लगे हैं, इंडक्शन होने लगा है, लेकिन चूल्हे की मैं बात कर रहा हूं। चूल्हे पे जब आग बुझ जाती है तो उसको जलाने के लिए किसी एक यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि उसको किस से आग को जलाया जाता है। तो यदि वो अंदर से खोखला है और इस तरीके से कटा हुआ भी है, आप साइकिल के पाइपों को लगा सकते हैं, कोई भी पाइप हो। तो यदि यहां से प्रकाश गुजरा और प्रकाश गुजर के किनारों पे मुड़ गया और फिर बाहर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रकाश का विवर्तन। अर्थात प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि दोस्त, यदि मैं एक टॉर्च यहां से इस दीवार पर लगाता हूं, इस टॉर्च यदि टॉर्च की लाइट दीवार पर जाएगी तो प्रकाश दीवार से टकराकर किनारों की ओर चलेगा। तो ये क्या है? प्रकाश का विवर्तन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का किनारों की ओर मुड़ना प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है। तो ये प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है? तो मित्र आपको पता होना चाहिए, ये प्रकाश की यानी प्रकाश के विवर्तन पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है मित्र? इस तरीके से एक यहाँ इस तरीके से आप बना लीजिए, और यहाँ ये क्या? प्रकाश। यहां से क्या करना है आपको? प्रकाश को गुजारना है। इस तरीके से प्रकाश जा रहा है, यह आपका क्या है? प्रकाश। और प्रकाश यहां जो मुड़ा है इस बिंदु पर, यही बिंदु क्या कहलाता है? जिस बिंदु पर प्रकाश मुड़ता है और प्रकाश की यही घटना बन जाती है प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेकर चलते हैं दोस्त अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कभी कभी एग्जाम पर ऐसे लिख देगा पेपर वाला, रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन। तो आपको उच्चारण के लिए भी तैयार रहना है कि इसको क्या कहा जाता है। ये चीजें क्लियर हैं? ये चीजें क्लियर हैं? तो आपको यहां से इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। दोस्त प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको एक तल की आवश्यकता होती है। ये एक तल है जो कि आपका कैसा है? यानी अपारदर्शी। अपारदर्शी बेटा इसका मतलब क्या है? यानी कोई चीज आर पार की ना दिखाई दे सके, यानी बीच में कोई एक ऐसा अवरोध जिसके पार का हमें पता ना चले वो क्या है, उसके पीछे क्या है, तो वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए बेटा जो तल है वो कैसा होना चाहिए? वो बेटा तल आपका अपारदर्शी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? चिकना। क्योंकि बेटा जितना भी तल चिकना रहेगा उतना ही जो रिफ्लेक्शन है अधिक होगा। वो मैं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी है जो मुझे आपको पढ़ानी है, आपको बतानी है, क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे ये मुझे पता है आपको भी पता होना चाहिए। और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए, आपका कोई भी एग्जाम हो, और किसी भी स्टेट की जुडिशरी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एपीओ का एग्जाम हो,
तो यहां से क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान देना है दोस्त। तो इसके लिए क्या है, ये तल कैसा है, अपारदर्शी है। तो मित्र आप ही मुझे बताओ, सूर्य की जब कोई किरण, यहां से एक सूर्य की किरण आई और जब ये अपारदर्शी तल यानी इसके आर पार कुछ एक कठोर तल से, यहां पे दोस्त ध्यान दीजिए, अपारदर्शी होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और ये कैसा हो, ये कठोर भी होना चाहिए। तो फिर मैं लौटते हैं पुनः वहीं, जब कोई किरण आती है और आके किसी ठोस माध्यम या अपारदर्शी माध्यम या बेटा किसी चिकने तल से टकराती है, तो वो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। बेटा इधर से ये किरण आई और इधर से इसी माध्यम में सेम उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। माध्यम कैसा है बेटा, माध्यम हमारा सेम है, माध्यम हमारा परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश की किरण आती है किसी चिकने तल या पारदर्शी अपारदर्शी तल या ठोस तल से टकराकर वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बेटा आपको यहां एक और समझना है, आप ध्यान दीजिए। यदि मैं बात करूं बेटा, तो ये घटना जो है, अब इसके बीच में हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, अर्थात इसको बोला जाता है अभिलंब। तो ये क्या, हमने बेटा अभिलंब डाला है यहां, और ये आने वाली जो किरण है, आने वाली किरण यानी आने वाली को बोलते हैं आपतित, आपतित यानी आपतित, अर्थात आकर गिरने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। और बेटा ये टकरा के वापस गई, इसको परावर्तित, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। तो बेटा क्वेश्चंस आपको समझना है कि आपतित किरण और जो परावर्तित किरण है, तो ये जो आपतित किरण आई है और यहां हमने एक परपेंडिकुलर खींचा है, तो यहां ये जो कोण बनाया है, ये कौन सा कोण है, इस कोण का मैंने एक नाम दे दिया दोस्त, आई। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, यानी कोण आई, उसका एक नाम दिया आई। और अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच के कोण को मैंने बेटा एक नाम दिया आर। और यहां से काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। वैसे तो यदि बीच में परपेंडिकुलर है तो सदैव ही इसका मान 45 डिग्री का होगा, इसका मान भी 45 डिग्री का होगा। ये बातें आपके स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण का मान कितने अंश का होता है, 45 अंश। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 45 अंश। अर्थात ये दोनों कोण बेटा बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। अर्थात यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन गया कि प्रकाश की वह कौन सी घटना है जिसमें कोण आई और कोण आर दोनों का मान समान होता है। अर्थात ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की वह कौन सी घटना है जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के मध्य बनने वाले कोण सदैव बराबर होते हैं। तो कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्त यदि आपने जिया का नियम पढ़ा होगा या आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि कोण के सिंबल को हटाया जाता है। तो कोण के, क्योंकि कोण का मतलब क्या होता है, यानी लंब अपॉन कर्ण। बेटा जो कोण का मतलब है वो क्या है, लंब अपॉन कर्ण। अर्थात यदि कोण को यहां से रिमूव करूं तो लंब अपॉन कर्ण को साइन से डिनोट करते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये आपको पता चल गया। अब आपको इतना भी पता होगा कि साइन आई
ये इधर आ जाएगा साइन आर इज इक्वल टू 1। बेटा साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इज इक्वल टू 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन आई का मान साइन आर के बराबर प्रकाश की किस घटना में होता है। और एक बात बेटा समझ लो, यदि एग्जामिनर आपका बेवकूफ बनाने की कोशिश करे तो वो बोलेगा यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में, बेटा क्वेश्चंस ध्यान से समझो, एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस बना के देगा कि प्रकाश की कौन सी घटना में यदि कोण आई का मान बढ़ाया जाए तो कोण आर का मान भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये कौन सी घटना है? परावर्तन। अर्थात बेटा यदि मैं कोण आई को 45 ना करके इसको 50 कर दूं तो कोण आर कितना हो जाएगा? बेटा ये भी 45 से 50 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से पूछा जाएगा, यदि प्रकाश के परावर्तन के केस में साइन आर का मान 15 डिग्री बढ़ा दिया जाता है तो साइन आर का मान साइन आई का मान यदि 15 डिग्री बढ़ा दिया जाता है तो साइन आर के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस में वो बेटा आपको देगा, इस तरीके से ऑप्शन आपको देगा बेटा वो कि 15 डिग्री बढ़ेगा या 30 डिग्री बढ़ेगा या 90 डिग्री बढ़ेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम रटे हुए होते हैं कि 90 डिग्री ऑप्शन में मिले तो टिक कर दो। तो ये बेटा कभी कभी रटी हुई चीजें गलत हो जाती हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि साइन आई का मान साइन आर के बराबर किस केस में होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और दोनों के बीच कोण का मान बराबर होता है। और प्रकाश में परावर्तन होने के लिए बेटा तल कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, ठोस, कठोर या चिकना। ये बात आपके क्लियर होगी। अब नेक्स्ट बेटा, अब प्रकाश के परावर्तन की मैं बात करूं, प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन, बेटा प्रकाश के परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग या प्रयोग। बेटा यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। अब इस बात को गौर से समझ लेना कि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा और यहां से ही आता है। तो सबसे पहले तो बेटा जानना है आपको कि प्रकाश का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आपको बेटा फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या है? किसी भी वस्तु का दिखाई देना, किसी भी बेटा क्या है? यानी किसी भी वस्तु का दिखाई देना, दिखाई देना। बेटा कोई भी वस्तु है, आपको, आप अपने रूम में बैठे हुए हो तो आपको अपने रूम में कुछ भी दिखाई दे रहा है, टेबल, चेयर, लैपटॉप, मोबाइल, पेन, कॉपी, कटर, ये जितनी भी समस्त चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, या दुनिया की जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, आप सूर्य को देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, तारों को देख पाते हैं, ग्रहों को देख पाते हैं, जितनी भी संसार की समस्त चीजें देख पाते हैं, यानी जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, ऐतिहासिक धरोहर होते हैं, उनको देख पाते हैं। अर्थात छोटी बात में बड़ी बात, संसार की जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो किस घटना के कारण दिखाई दे रही है? प्रकाश के परावर्तन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चंद्रमा प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? हमें सूर्य प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? हम एक दूसरे को प्रकाश की किस घटना के कारण देख पाते हैं? तो ये चीज क्लियर हुआ। प्रकाश किसी भी वस्तु का दिखाई देना।
आप मार्केट में जाते हैं, हजारों वस्तुएं बाजार में नजर आती होंगी, तो किसके कारण दिखाई देती हैं? आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। बेटा नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का, माइनस का मतलब है कम और प्लस का मतलब है ज्यादा, तो किसी भी वस्तु का कम या ज्यादा दिखाई देना यह प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोई वस्तु कम दिखाई दे रही है, कोई वस्तु अधिक दिखाई दे रही है, तो यह भी प्रकाश के परावर्तन पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, इसका जो एग्जाम्पल है दोस्त, आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन है, आप वस्तु का कम या ज्यादा दिखाई देना। आपने देखा होगा कि जैसे बाइक हो गया आपका, गाड़ी हो गया आपका, और मेकअप हो गया आपका, गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, मेकअप हो गया, अर्थात अन्य कोई भी चीजें, आप डेंटिंग पेंटिंग भी ले सकते हो, डेंटिंग पेंटिंग। आपने देखा होगा कि आप यदि दीपावली के आसपास अपने घरों में कलर करा देते हो, या बिना किसी त्योहार के अपने घरों में कलर करा देते हो, तो मोहल्ले के आसपास पड़ोस के व्यक्ति पूछते हैं, भाई रिश्ते वाले आ रहे हैं क्या, बड़ा सुंदर घर कर दिया है। क्यों, घर तो वो पहले भी था, लेकिन आज जो चमक रहा है उसके पीछे का कारण क्या है वो आपको जानना है। आपने देखा होगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी बाइक को, जिसकी बाइक साल भर बहुत गंदी रहती है, और एक दिन वो बाजार जाता है, वो धोकर बहुत अच्छे से लेकर आता है पॉलिश कराकर, तो मोहल्ले के बच्चे बोलते हैं, आज भाभी को लेके कहीं जा रहे हो क्या। तो वही मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें, आप बाइक को यदि आप अच्छे से पॉलिश कर देते हो, अच्छे से धुल देते हो, तो लोग पूछते हैं कहीं जा रहे हो क्या। ऐसा ही गाड़ी को करते हैं, कहीं पूछते हैं जा रहे हो क्या। और कोई लड़की मेकअप करके अच्छा सा आए, क्या बात है, कहाँ जा रही है, ये आपने सुने होंगे शब्द। और यदि किसी का डेंटिंग पेंटिंग, कोई गाड़ी आपकी बिल्कुल टूटी हुई हो, कंडम हो, आप उसको डेंटिंग पेंटिंग करा के ले आओ, अरे भाई क्या बात है, आज तो गाड़ी चमका दी भाई। गाड़ी तो उससे पहले भी थी, लेकिन वो चमक क्यों रही है, तो यही तो जानना है। इसी जानने के लिए मैं आपके साथ हूं, और ये सारी चीजें मैं आपको दोस्त बता के चलूंगा। आप ध्यान दीजिए, यदि आप अपनी बाइक को अच्छे से पानी से धुलते हो और उसके बाद उस पर पॉलिश लगाते हो, पॉलिश लगाने के बाद बाइक जो है वो दोस्त चिकनी हो जाती है, और यदि कोई चीज चिकनी होती है तो वो अधिक दिखाई देती है। क्यों, ये पता होना चाहिए ना। तो यही जानने के लिए बने रहो। तो यदि कोई बाइक धुलने के बाद उस पर पॉलिश लगा दी जाती है, तो उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और परावर्तन के केस में क्या होना चाहिए, तल चिकना। बताया था ना कि तल कैसा होना चाहिए, यानी चिकना, चिकना तल होना चाहिए। देखो यहां बताया है ना कि तल चिकना, जितना तल चिकना होगा उतना परावर्तन अधिक होगा। तो आप समझिए कि यदि बाइक धुलने के बाद या गाड़ी धुलने के बाद उस पे पॉलिश कर दी जाती है, तो वो चिकनी हो जाती है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती सूर्य के प्रकाश को। प्रकाश जितना आता है उतना तेजी से हमारी रेटिनी पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमको वो अधिक चिकनी दिखाई देती है। और यदि वो धुली नहीं होती है, गंदी होती है, तो प्रकाश आता है, मट्टी धूल जो लगी हुई है उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, पूरा प्रकाश हमारी रेटिना पर नहीं पड़ पाता है। इसी कारण वह वस्तु हमें अच्छी नहीं दिखाई देती। परंतु धुलने के बाद, पॉलिश करने के बाद क्या होता है कि वो प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रकाश हमारी रेटिना पर पड़ता है, और हम बोल देते हैं भाई ससुराल जा रहे हैं क्या, गाड़ी बाइक धुला के लाया है। ये चीज क्लियर हो गया ना। आगे चलो। ऐसे ही आप, मैं दरअसल जिसकी मैं बात करने वाला हूं बहुत गौर से सुनना,
ये मैं मेकअप के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। ये जो मेकअप का सिद्धांत है, आपने देखा होगा आजकल ब्यूटी पार्लर में बहुत कमाई चल रही है। अक्सर शादीशुदा महिलाएं हो या अनशादीशुदा महिलाएं हो, सबसे ज्यादा ध्यान उनका कहाँ जाता है? ओनली मेकअप। कपड़े कैसे पहने हैं उस पर भी इतना ध्यान नहीं होता, उनके पैरों में जुतियां कैसी हैं या सैंडीलें कैसी हैं उन पर भी उतना फोकस नहीं होता जितना उनका मेकअप पर होता है, क्योंकि वो अपने चेहरे को दिखाना चाहती हैं, इसीलिए वो पार्लर में जाके मेकअप कराती हैं। जब पार्लर में मेकअप होगा तो 3-4 जब लेयर लगेंगी तो तल जो है ये चिकना हो जाएगा। ये जो उनका फेस है ये बेटा कैसा हो जाता है? ये चिकना हो जाता है, और सूर्य का प्रकाश आता है और उनके फेस पर पड़ता है, और फेस पे पड़ के सीधा वो लोगों की रेटिना पर पड़ता है, और इसलिए तो सब बोलते हैं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्या लगाया है फेस पे। समझ गए ना? क्योंकि उनका फेस कैसा है? चिकना है। उन्होंने क्या लगाया है? कोई पार्लर में जाकर चिकना पदार्थ लगाया है। क्यों? ताकि उनके फेस पर सूर्य का प्रकाश पड़े और वो अच्छी से अच्छी दिखाई दे, ताकि उनका पति उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार कर सके। क्योंकि जो चीजें अच्छी लगती हैं उन्हीं को सब प्यार करते हैं, गंदी चीजों को कोई नहीं करता। आगे बढ़ो। ऐसे ही डेंटिंग पेंटिंग का सिद्धांत है, तो ये प्रकाश के दैनिक जीवन में उपयोग हैं। तो आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो दैनिक जीवन में ही उपयोग आएगा कि दैनिक जीवन में प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी भी वस्तु का दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है। तो बेटा आपको पता चल गया ना, और किसी भी वस्तु का कम या ज्यादा दिखाई देना प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है, पता चल गया ना। और डेंटिंग पेंटिंग का सिद्धांत प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है, पता चला ना। अर्थात ये पूरा जो पूरा का पूरा मेरे दोस्त ब्यूटी पार्लर प्रकाश की किस घटना पर निर्भर करता है, तो प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है। अब मित्र आपको एक चीज समझनी है कि कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और सफेद प्रकाश में, गौर से समझो, ध्यान से समझो, इधर उधर ध्यान मत लगाओ। कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और सफेद रंग के प्रकाश में वो उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की है। जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यदि कोई वस्तु बेटा रेड कलर की है, यदि कोई वस्तु कैसी है बेटा? रेड कलर की है, तो इस पे रेड कलर का प्रकाश पड़ता है तो कैसी दिखाई देगी? रेड। और यदि इस पर बेटा व्हाइट कलर का प्रकाश पड़ता है तो ये तब भी कैसी दिखाई देगी? रेड। ये चीज क्लियर हो गई? आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और सफेद रंग के प्रकाश में वो वैसी दिखाई देती है जैसी है। अब ऐसा क्यों है? ये तो रटने वाली बात हो गई, आपको तो समझना है ना कि कोई भी वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और व्हाइट प्रकाश में अर्थात सफेद प्रकाश में वो जिस रंग की है उस रंग की क्यों दिखाई देती है। बेटा क्वेश्चंस किया करो, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ध्यान दो बेटा, हम वस्तु को लेकर बात कर रहे थे। कोई भी वस्तु आप मानो बेटा कि मैंने एक ये बॉल बनाई है, ये बॉल बनाई है बेटा मैंने येलो कलर की। ये कैसी बॉल हो गई बेटा? येलो कलर। ये क्लियर हो रहा है ना? आप समझना बेटा ये बॉल है, मेरे चित्र पर मत जाना क्योंकि कलाकारी मेरी अच्छी नहीं है। छोड़कर एक कलाकारी को पढ़ा तो लेता हूं, अच्छा बच्चे बताते हैं वो मुझे भी नहीं पता। सपोज दैट मानो कि ये बेटा एक बॉल है और ये कैसे कलर की बॉल है आपकी? तो ये जो बॉल है आपकी बेटा येलो कलर की बॉल है। तो बेटा ये कैसे कलर में? ये बेटा येलो कलर में। ये बेटा
येलो कलर में कैसी दिखाई देगी? येलो। और व्हाइट कलर में कैसी दिखाई देगी? येलो। क्यों? अब हमें समझना है क्यों। क्योंकि बेटा कोई भी प्रकाश है, आपको पता होगा प्रकाश में बेटा कितने रंग होते हैं? 7। आपको ये भी पता है कि प्रकाश में रंग कौन कौन से होते हैं? V I B G Y O R। पता चल गया ना? तो प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बेटा ध्यान दो। V4 देखो, एक कौन सा कलर हो गया? रेड। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कौन सा हो गया? ऑरेंज। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कौन सा हो गया? येलो। नेक्स्ट बेटा, ये कौन सा हो गया? ग्रीन। नेक्स्ट, ये कौन सा हो गया बेटा? ब्लू। नेक्स्ट बेटा, ये कौन सा हो गया? इंडिगो। नेक्स्ट बेटा, ये कौन सा हो गया? आसमानी। ये चीज क्लियर हो गया? अब मैं बेटा आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान दो। तो कोई भी बोल तो बेटा मैंने एक उदाहरण लिया है। आप किसी भी वस्तु की बात करो, कोई भी वस्तु, दुनिया की समस्त वस्तु जिस रंग की है उस रंग के प्रकाश में और सफेद प्रकाश में और सफेद रंग में वो कैसी नजर आती है? वो जैसी है वैसी ही नजर आती है। Subscribe for more content.